हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीसेंट्रिक। और इंडक्शन मशीन की इस रिवीजन सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट जितना भी हो सकता था, जो गेट की एग्जामिनेशन में जो भी पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते थे इंडक्शन मशीन में, खासकर थ्री फेज, अभी कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग, थ्री फेज इंडक्शन मशीन में, वो कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टर, इससे काफी सालों से क्वेश्चन नहीं आए, बट इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ सकते, क्योंकि इससे क्वेश्चन अगर आएंगे तो हो सकता है कि दो क्वेश्चन एक साथ भी पूछ ले। क्योंकि गेट 2007 में तीन क्वेश्चन सलग, किसी भी एक टॉपिक से तीन क्वेश्चन आना मतलब कि बहुत बड़ी बात होती है। तो तीनों क्वेश्चन आपके स्टार्टर से पूछ लिए गए थे। उसके बाद से स्टार्टर से एज सच बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट हम लोग लाइटली लेके नहीं जा सकते। स्टार्टर बहुत ही इजी टॉपिक है। लेक्चर 41, 42, 43, तीन ही लेक्चर में मैंने पूरा स्टार्टर फिनिश कर दिया है। तीन टाइप के स्टार्टर। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि स्टार्टर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो कई बार हमारा एक कॉमन आंसर होता है कि सर इस हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए हम स्टार्टर पढ़ते हैं। बट इंडक्शन मशीन में ऐसा नहीं है। इंडक्शन मशीन में ऐसा नहीं है। हाँ, एक पर्पस है स्टार्टर का, वो हाई स्टार्टिंग करंट को लिमिट करता है, बट वो डीसी मशीन के लिए तो बहुत प्रॉपर आंसर है, बट इंडक्शन मशीन के लिए प्रॉपर आंसर नहीं है। इंडक्शन मशीन को अगर आप डायरेक्ट भी चालू कर दोगे ना, तो बहुत ही रग्ड मशीन होती है इंडक्शन मोटर। आप डायरेक्टली इजीली चालू हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं स्टार्टर के बिना भी चालू हो जाएगी। तो फिर हम भी स्टार्टर क्यों पढ़ रहे हैं, जब आपके डायरेक्टली चालू हो सकते थे, फिर स्टार्टर क्यों पढ़ रहे? स्टार्टर इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इंडक्शन मशीन जिस लाइन से, जिस इलेक्ट्रिसिटी लाइन से कनेक्टेड है, उस लाइन पे दूसरे इक्विपमेंट भी कनेक्टेड होंगे। तो अगर इंडक्शन मशीन चालू कर दी हम लोगों ने डायरेक्टली बिना स्टार्टर के, तो बहुत ही हैवी इनरश करंट लेगी। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि हैवी करंट लेने में मोमेंटरली जब जैसे स्टार्ट करेंगे तब डीप इन वोल्टेज, पूरी लाइन के अंदर वोल्टेज का डीप हो जाएगा। और वोल्टेज का जो मोमेंटरली डीप होगा वो सिर्फ मोटर में नहीं होगा, उस लाइन से जितने भी कनेक्टेड इक्विपमेंट है वहां पर भी परेशानी, उन इक्विपमेंट में भी वोल्टेज का फ्लक्चुएशन का प्रॉब्लम रहेगा। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन को, या वोल्टेज जो डीप हो रहा है वो, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग स्टार्टर बेसिकली पढ़ते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपके पड़ोसी थ्री फेज इंडक्शन मशीन चला रहा है और उसकी वजह से आपके घर के इक्विपमेंट अगर प्रॉब्लम करेंगे तो दिक्कत वाली बात है ना। ठीक है। कई बार समटाइम्स होता है कि अगर किसी हमारे पड़ोसी की यहाँ पे कोई हैवी मशीन चल रही होती है, तो हमारे घर में भी वोल्टेज फ्लिकरिंग का प्रॉब्लम होता है ना। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है या कोई भी हैवी मशीन चल रही होती है, उसके अपने जितना कनेक्शन आपके पड़ोसी ने ले रखा उससे हैवी इक्विपमेंट अगर वो चला रहा होगा, तो पूरी लाइन में इंटरप्शन देगा। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इंडक्शन मशीन में डीप इन वोल्टेज जो होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टर पढ़ते हैं। बाकी तो हाई स्टार्टिंग करंट का कॉन्सेप्ट ही है। चलिए अब जल्दी से मैं आता हूं, यहाँ पर कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए पर फेज अगर मैं इंडक्शन मशीन का वो बनाऊं, तो ये है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस। ठीक है। शंट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर देता हूं, मैं शंट ब्रांच को नेग्लेक्ट कर देता हूं। ये रोटर, ये स्टेटर, ये रोटर सर्किट। तो R1 JX1, ठीक है, ये हमारा JX2, और ये हो गया R2 बाय S। और स्टार्टिंग के टाइम पे S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टर हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग के टाइम पे S इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस टाइम पे भी हम लोग स्टार्टिंग करंट के टाइम, ठीक है। तो यहां से ये हमारा वोल्टेज, पर फेज वोल्टेज है, और यहां पर जो करंट है वो करंट है हमारा स्टार्टिंग करंट। अब देखिए इसको स्टार्टिंग करंट बोल दें या फिर शॉर्ट सर्किट करंट बोल दें, एक ही बात है स्टार्टिंग के टाइम पे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग करंट इक्वल टू शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय ZSC। ZSC क्या होगा, ZSC का मतलब है कि ZSC इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पूरा इंपीडेंस यहां से देखने पे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कैपिटल में लिख दिया, ठीक है चलेगा, प्लस JX1 प्लस X2। तो ये ZSC होता है बेसिकली। तो यहाँ पर ISC और I स्टार्टिंग क्या हो गए हमारे बराबर हो गए, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। अभी कोई भी टैपिंग नहीं दिया हम लोगों ने। तो अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है आपका T स्टार्टिंग अपॉन T फुल लोड, T स्टार्टिंग अपॉन T फुल लोड, ये हमारा I स्टार्टिंग करंट अपॉन I फुल लोड करंट का होल स्क्वायर इनटू S फुल लोड। ये रिलेशन पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको डिराइव करवाया था, वहां से लिया हम लोगों ने। ठीक है। तो यही फॉर्मूला आपको स्टार्टर्स में बहुत यूजफुल है, और खासकर ये मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना फुल लोड स्लिप। ठीक है। चलिए अब अगर मैं डायरेक्ट डीओएल स्टार्टर की बात करूं, नंबर 1 कौन सा स्टार्टर पढ़ा हम लोगों ने, डीओएल, डायरेक्ट ऑनलाइन स्विचिंग। कोई भी आपका जो करंट है उसमें किसी भी टैपिंग का यूज नहीं करा, डायरेक्टली हम लोगों ने सप्लाई दे दिया है, डायरेक्टली सप्लाई दे दिया है। तो इसका मतलब डायरेक्ट सप्लाई देने का मतलब है कि जो स्टार्टिंग करंट है वही हमारा आईएससी करंट है, वही हमारा आईएससी करंट है। तो स्टार्टिंग पोजीशन पे इस फार्मूले में क्या करेंगे, टी स्टार्टिंग टॉर्क T फुल लोड टॉर्क इक्वल टू
ये हो जाएगा ISC, स्टार्टिंग की जगह हमने ISC पुट कर दिया, I फुल लोड का स्क्वायर इनटू S फुल लोड। SC का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। सेकंड अगर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर देखा, वैसे तो रिएक्टर वाला भी देखा है, बट ऑटो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तीन ही आप पढ़ के जाइएगा, DOL ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर आपने पढ़ा होगा, आपकी लेबोरेटरी में ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग हम लोग मेथड यूज करते हैं, ठीक है। ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो चीजें होती है, एक लाइन होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, देखिएगा ये आपकी इंडक्शन मशीन होगी, ये इंडक्शन मशीन होगी, ये थ्री फेज, ये स्टेटर, ये रोटर था, ये स्टेटर, ठीक है। और ऑटो ट्रांसफार्मर हम लोगों ने लगा दी, ये ऑटो ट्रांसफार्मर की टेपिंग करी हम लोगों ने और ये सप्लाई कर दी। तो ये हमारा क्या होता है, देखिए ये मशीन, ये है ऑटो ट्रांसफार्मर पूरा का पूरा, हम लोगों ने इस तरीके से ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई किया। ये आपकी मोटर का स्टार्टिंग करंट है और ये आपका कौन सा स्टार्टिंग करंट है, लाइन का, सोर्स का करंट है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये आपका स्टार्टिंग करंट मोटर का हुआ और ये स्टार्टिंग करंट किसका हुआ, लाइन का हुआ, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग करंट, जो स्टार्टिंग करंट रहेगा मोटर का स्टार्टिंग करंट रहेगा वो एक्स क्या होगा, टेपिंग कौन सी पोजीशन पे टेपिंग करेगी, टेपिंग एक्स क्या रहेगा, हमेशा लेस देन 1 रहेगा। 50% टेपिंग करी तो 0.5 हो जाएगा, 70% करी तो 0.7 हो जाएगा। तो x इंटू ISC, ठीक है। तो यहां पर अभी हम लोग बेसिकली मोटर का स्टार्टिंग देख रहे हैं टॉर्क, तो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क अगर मोटर का देख रहे हैं तो ISC की जगह आई स्टार्टिंग करंट मोटर की बात कर रहे हैं, तो ये पुट हो जाएगा अंदर की साइड में, ठीक है। ये यहाँ पे पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आई स्टार्टिंग अपॉन आई फुल लोड, ठीक है, स्क्वायर एस फुल लोड। हम लोग मोटर का ही देखते हैं तो टॉर्क वगैरह हम लोग मोटर की बात करेंगे। अगर आपसे किसी ने लाइन का पूछे कि लाइन करंट कितना होगा, तो लाइन करंट आप क्या बोलेंगे, स्टार्टिंग लाइन करंट होगा एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर टाइम ISC। कैसा आया, मैं रिलेशन अभी डायरेक्टली बता रहा हूं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, दोनों के भी इनपुट पावर आउटपुट पावर और ट्रांसफार्मर का बराबर कर लेना, ये रिलेशन आ जाएगा आपका, समझ में आया। तो लाइन करंट कोई पूछे तो वो एक्स स्क्वायर टाइम ISC होता है, और मोटर का पूछे तो x इंटू ISC होता है। तो यहीं पे सबसे ज्यादा गड़बड़ स्टूडेंट करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर में, ठीक है। लाइन का पूछे तो अलग आएगा, मोटर का पूछे तो अलग आएगा। जो टॉर्क रिलेशन है वो मोटर के रिस्पेक्ट में ही हम लोग करते हैं, मोटर का ही मेनली हम लोग देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टार डेल्टा स्टार्टर, थर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब देखिए स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि जो मशीन, ये कौन सी इंडक्शन मोटर पे वर्क करेगा, ये स्टार्टर उसी पे लगेगा जिसका वाइंडिंग जो कनेक्शन है वो डेल्टा में हो, ठीक है, जिसका वाइंडिंग कनेक्शन क्या हो, डेल्टा में हो, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह x इक्वल टू 1/√3 रख देंगे, x इक्वल टू 1/√3 रख देंगे। अगर हम लोग टैपिंग, इसमें टैपिंग कुछ भी कर सकते हैं हम लोग, इसमें टैपिंग 0 से लगा के 1 तक x की वैल्यू की टैपिंग कुछ भी रख सकते हैं, बट यहाँ पर 1/√3 पे ही रखना है, क्योंकि वो स्टार डेल्टा के रिलेशंस होते हैं हमारे, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये रिलेशन स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन फुल लोड टॉर्क का क्या हो जाएगा, 1/√3 का स्क्वायर, तो 1/3 आई स्टार्टिंग डेल्टा ISC कर सकते हैं, ISC और ISC आई फुल लोड का स्क्वायर, ठीक है, S फुल लोड। तो ये आपका रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। बाकी चीजें कैसे क्या स्टार्टिंग करते हैं, बाकी मैंने फुल लेक्चर में बताया कि पहले हम लोग टाइम डेल्टा में करते हैं, फिर स्विच करते हैं, टीपीडीटी स्विच यूज करते हुए उसको वापस से स्टार में कन्वर्ट करते हैं। ये सारा चीज मैंने यहाँ के डिस्कशन में फुल लेंथ में बताया है। बस ये स्टार्टर में इतना ही चीजें याद रखना, बहुत ही फ्रिक्वेंट क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि लेक्चर नंबर 43 जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन डिस्कशन देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 43 में जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो एक बार देख लेना, तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने मैंने फॉर्मूले बताए हैं, तो क्वेश्चन कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो थ्योरेटिकल फॉर्मूले हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, कि इम्प्लीमेंटेशन ही उस 3 घंटे में हमें करना है। तो प्लीज स्टार्टर को लाइटली मत लीजिएगा, मैं पिछले 4-5 साल से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि इजी क्वेश्चन भी बनता है वैसे यहाँ से, तो आपको ऑटो ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन पूछने के ज्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे लाइन या मोटर में आपको उलझा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं, इस लेक्चर नंबर 43 में आप जाके देख लीजिएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऑलमोस्ट हमारा 3 फेज इंडक्शन मशीन फिनिश हो गया। कुछ ऐसे टॉपिक है जो अब गेट के लिहाज से आपको नहीं पढ़ने, जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ यहीं तक ही पढ़ना है। आगे जो कंस्ट्रक्शन डिटेल और ये सब पढ़ाई है मैंने, अभी मैं बता देता हूँ क्या क्या मैंने आगे पढ़ाया है, क्योंकि मैंने 3 फेज इंडक्शन मशीन 49 लेक्चर तक पढ़ाया है। तो अब मैं बताता हूं कि लेक्चर नंबर 44 से लगा के 49 में मैंने क्या डिस्कस किया है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए क्या पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को यहीं तक ही आपको पढ़ना है, इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। इसमें स्टार्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि गेट एग्जामिनेशन के लिहाज से इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को ये सारी चीजें नहीं पढ़ना है। लेक्चर नंबर 44 से लेकर 49 में मैंने कंस्ट्रक्शन डिटेल बताई है, हार्मोनिक्स के बारे में बताया है, कॉगिंग क्रॉलिंग का कॉन्सेप्ट बताया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉगिंग क्रॉलिंग, ये थ्योरेटिकल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डीप बार एंड डबल केज रोटर के बारे में बताया। तो एज सच इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, ये आप छोड़ के भी जा सकते हो, यहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब रही बात इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स की, तो इलेक्ट्रिकल वालों को एक बार तो गो थ्रू होके जाना पड़ेगा इनसे, जब आप फुल कोर्स पढ़ रहे हो। और जो बच्चे नहीं पढ़े आज तक तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा आप पोर्शन छोड़ के जा सकते हो। इसमें सिर्फ आप लेक्चर नंबर 47 जरूर देख जाना है, इलेक्ट्रिकल वाले, है ना। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों को कुछ भी नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट ये सारी जानकारी आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में जानना नहीं, क्योंकि इसलिए ओवरव्यू होना चाहिए क्योंकि एमएसक्यू पैटर्न हुआ है, तो उसमें हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कॉगिंग क्रॉलिंग यहाँ से आ जाए, डिब्बा रोटर। इनका पर्पस क्या होता है और क्या होता है कि हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, बहुत डेप्थ नॉलेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक आध नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया थ्योरेटिकल और कॉगिंग क्रॉलिंग के बारे में पूछ ले तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बाकी 47 लेक्चर में मैंने टाइम एंड स्पेस हार्मोनिक्स के बारे में बताया है। टाइम एंड स्पेस हार्मोनिक्स क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट सिंपल वे में बताया आपको टाइम एंड स्पेस हार्मोनिक्स, और इससे रिलेटेड मैंने एक न्यूमेरिकल भी कराया है साथ में, प्लस इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कशन भी मैंने करा दिया है। तो लेक्चर नंबर 47 44 से 49 के बीच में प्लीज जो इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे हैं, डबल ई वाले बच्चे हैं, वो 47 वाला लेक्चर देख जाना, बाकी और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की कॉगिंग क्रॉलिंग अगर जो लोग जो पैड यूजर है उन लोगों ने तो पूरा पढ़ा होगा, तो एक हल्का फुल्का दिमाग में होगा, चलेगा। इनका पर्पस पता होना चाहिए और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ज्यादा डेप्थ में, और जो लोग मंथली सब्सक्रिप्शन वाले हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा बहुत ज्यादा डेप्थ में मशीन, तो वो पूरा का पूरा पोर्शन छोड़ सकते हैं, सिर्फ लेक्चर नंबर 47 एक बार टाइम एंड स्पेस देख जाना। और ये चीजें तो वैसे भी कंस्ट्रक्शन डिटेल में स्टेटर रोटर के बारे में बताया मैंने, कॉगिंग क्रॉलिंग, ये तो आपको कॉलेज लेवल में भी आपको आता है। इनका पर्पस, इनका डेफिनेशन, ये सब पता रहता है। डिब्बा रोटर डबल का ये हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इकाई में स्क्रोल केज रोटर में, क्योंकि हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मशीन में फैसिलिटी है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पुट कर देंगे अगर स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाना है तो, बट स्क्रोल केज रोटर में तो फैसिलिटी नहीं है। तो कंस्ट्रक्शन लेवल पे डिब्बा रोटर और डबल केज रोटर हम लोग यूज करते हैं, दो टेक्निक जिससे कि स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाया जा सकता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आपका 3 फेज इंडक्शन मशीन फिनिश होता है। इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का पूरा मशीन फिनिश हो गया। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चों को एक 3 फेज सिलेबस में है और एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सिलेबस में। अच्छा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंटेशन वाले जो बच्चे, उनका एक क्वेश्चन होता है कि सर हमको 3 फेज वाला जो सिलेबस लिखा है गेट के, उसमें दिया है जो सिलेबस, उसमें लास्ट लाइन में लिखी है इफिशिएंसी एंड लॉसेस। क्या लिखा है हमें? इफिशिएंसी एंड लॉसेस के बारे में, इफिशिएंसी एंड लॉसेस के बारे में, ठीक है। तो जब हम लोगों ने पावर फ्लो चार्ट पढ़ा था ना, उसी के साथ में मैंने एफिशिएंसी लॉसेस के सारे न्यूमेरिकल भी वहीं पे करवा दिए हैं। तो आपको अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं सर ये एफिशिएंसी और लॉसेस वाला टॉपिक कौन सा है कौन सा नहीं है, वो मिक्सिंग में ही चलता, वो सिलेबस में जरूर लास्ट में लाइन में लिखा है, पर आप टेंशन मत लीजिएगा। ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी पावर स्टेजेस के साथ में फिनिश हो गया है। सेम एफिशिएंसी हम लोगों ने ट्रांसफार्मर की भी देखी, सेम एफिशिएंसी हम लोगों ने इंडक्शन मशीन में भी देखी, और दोनों के लॉसेस जो जो हो सकते थे पॉसिबल लॉसेस, वो सारे डिस्कस करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बच्चे जो नया ऐड हुआ है, तो प्लीज यहां से क्वेश्चन करके ही जाना। जी सेंट्रिक के एप्लीकेशन पे जितना मैंने आपको मशीन दिया है वो मोर देन सफिशिएंट है, उसमें से उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा आपका पेपर। जो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट है उनको थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, उनके लिए तो 4 मशीन अपने आप में बड़ी चीज है, ठीक है। तो चलिए इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को हम लोग जल्दी से सिंगल फेज के बारे में भी बता देते हैं कि सिंगल फेज में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग सिंगल फेज इंडक्शन मशीन, जो कि लेक्चर नंबर 50 से लेकर 56 में मैंने कवर करी, जी सेंटर एप्लीकेशन में जो मशीन अवेलेबल है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली इलेक्ट्रिकल वालों के लिए पढ़ना, और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है।
अब देखिए मशीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी डोमेस्टिक में सिंगल फेस जितने भी, क्योंकि हमारे घर में डोमेस्टिक में क्या आता है, सिंगल फेस एसी सप्लाई, और सिंगल फेस एसी सप्लाई के ऊपर हमारे घर में अनगिनत ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें सिंगल फेस इंडक्शन मशीन लगी होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ कुछ स्पेशल मशीन भी लगी होती है, लाइक यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर क्या होता है, डीसी सीरीज मोटर में ऐसे सप्लाई दे दो वो यूनिवर्सल मोटर बन जाती है, जिसमें टॉर्क ज्यादा चाहिए वो यूनिवर्सल मोटर, जिससे मिक्सर वगैरह की जो मोटर होती है यूनिवर्सल मोटर की कैटेगरी में हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो सिंगल फेस इंडक्शन मशीन, जैसे हमारा सीलिंग फैन अपने आप में सिंगल फेस इंडक्शन मशीन है, बहुत अच्छा एग्जांपल है वो। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि सिंगल फेस इंडक्शन मशीन में सबसे पहली चीज, सबसे बड़ा डिफरेंस थ्री फेस और सिंगल फेस में ये है कि इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, सेल्फ स्टार्टिंग। थ्री फेस इंडक्शन मशीन में क्या है, सेल्फ स्टार्टिंग, इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मशीन। थ्री फेस इंडक्शन मशीन में क्या किया हम लोगों ने, जस्ट उसको सप्लाई दिया वो अपने आप चालू हो जाएगी, बट यहाँ पे सप्लाई देने के बाद भी चालू नहीं होगी, सप्लाई देने के बाद भी आपकी सेल्फ स्टार्टिंग नेचर नहीं रहेगा। अब आप बोलोगे सर ऐसा तो होता ही नहीं, हमने घर में पंखा चालू किया तो घर पंखा तो हिलने लग जाता है, ठीक है, तो वो तो अपने आप चलने लग जाता है, हमने तो कुछ किया ही नहीं। बट यार उसमें क्या है, हम लोगों ने एक्सटर्नल मीन कैपेसिटर वगैरह या इस तरीके से मोड लगा रखा है ताकि वो हमें स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सके। उसके कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से वाइंडिंग का डिजाइन किया है ताकि हमें स्टार्टिंग टॉर्क मिल सके। ठीक है, तो नॉर्मली नेचुरली बिना एक्सटर्नल कुछ किए वो अपने आप सेल्फ स्टार्टिंग नेचर नहीं होता है। ठीक है, इतना समझ जाइए। चलिए अब ये इसमें देखेंगे कि जो हमारी मशीन है, जो मशीन है वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है, क्योंकि क्यों स्टार्टिंग नहीं है, क्योंकि उसमें दो फील्ड हो जाती है, एक फॉरवर्ड फील्ड हो जाती है और एक बैकवर्ड फील्ड हो जाती है, फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड। ठीक है, फॉरवर्ड फील्ड बैकवर्ड फील्ड अपोजिट है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो दोनों की वजह से अगर बैकवर्ड टॉर्क और फॉरवर्ड टॉर्क अगर ये इक्वल इन अपोजिट रहा तो जो नेट टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, और दोनों बराबर है तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो नेट टॉर्क है, स्टार्टिंग नेट टॉर्क वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो हमारी मशीन चलेगी नहीं और नॉइजी भी ज्यादा हो जाएगी बिकॉज ऑफ बैकवर्ड फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब हम लोगों ने क्या किया है, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी लगाई है। तो इसमें दो मशीन को दो हिस्सों में तोड़ दिया है, तो पैरामीटर भी क्या हो जाएंगे आपके R2 बाय एस, और इधर भी क्या हो जाएगा R2 बाय एस और बाई टू बाई टू, है ना, हाफ हाफ हो गए, हाफ हाफ पैरामीटर हो गए। बैकवर्ड है तो बैकवर्ड स्लिप, फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड स्लिप। सिमिलरली अगर मैं x2 देखूं तो x2 बाई टू, और ये भी क्या हो जाएगा x2 बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये मान के चले कि जो बैकवर्ड फील्ड और फॉरवर्ड फील्ड के बीच का जो रिलेशन है वो है 2 माइनस SF, 2 माइनस SF। ठीक है, 2 माइनस SF आई बात समझ में। तो इस तरीके से फॉरवर्ड एट स्टार्टिंग बात करें तो फॉरवर्ड फील्ड कितना होगा, 1 होगा, तो बैकवर्ड फील्ड भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और दोनों के टॉर्क क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, दोनों के टॉर्क बराबर हो जाएंगे। तो दोनों के टॉर्क बराबर होने की वजह से, जैसे कि फॉरवर्ड टॉर्क अगर निकाले तो कितना हो जाएगा, 1 बाय ओमेगा एस। ठीक है, रोटर कॉपर लॉस ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, बाय एस, रोटर कॉपर लॉस बाय एस। ठीक है, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, तो कैसे लिखते हैं, I2 का स्क्वायर इनटू R2 बाय क्या लिख देंगे, एस, SF कितना है, SF 1 हो जाएगा, और बैकवर्ड टॉर्क क्या कर देंगे, 1 बाय ओमेगा एस I2 स्क्वायर इनटू R2 बाय 2 लगा देना, बाय 2 हो रहा है ना, SB। तो दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे, तो दोनों टॉर्क क्या हो जाएंगे, अब इक्वल हो जाएंगे, इक्वल और अपोजिट, तो जो नेट टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, तो वो हो जाएगा जीरो, तो स्टार्टिंग टॉर्क हमें जीरो मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अब हमें स्टार्टिंग मेथड लगानी पड़ेगी, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहां, जीरो से स्टार्ट होती है, इसमें जीरो से स्टार्टिंग होती है, दैट इज सिंगल फेज। थ्री फेज में कहां से स्टार्टिंग होती है, थ्री फेज में स्टार्टिंग होती है, ये हल्का सा स्टार्टिंग टॉर्क रहता है थ्री फेज में। इतना बात समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोगों ने डिस्कस किया, इक्विवेलेंट सर्किट के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट जैसे कि स्टीनमेस मॉडल वाला देखा हम लोगों ने, स्टेटर तो यहीं पे रहेंगे, रोटर को दो हिस्सों में तोड़ दिया हम लोगों ने, दो हिस्सों में तोड़ दिया रोटर को। इसमें जो कोर लॉस है वो तो हमारा कहां है, कांस्टेंट। स्टीनमेस मॉडल देख रहे हैं अभी हम लोग डायरेक्टली, तो ये आपका ये सर्किट बन गया, फिर एक इस तरीके से रेजिस्टेंस रिएक्टेंस, और यहाँ पे आपका सिंगल फेज है तो सिंगल फेज सप्लाई V1। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे R1 JX1
यहाँ पे xm/2, मैग्नेटाइजिंग ब्रांच भी दो हिस्सों में टूट गई, बाई टू हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये फॉरवर्ड का है तो R2/2SF और ये हो जाएगा x2/2, यहाँ पे R2/2SB और ये हो जाएगा x2/2। ठीक है, और SB को क्या लिख सकते हैं, 2 - SF भी लिख सकते हैं। तो जो भी गिवन स्लिप होगा आपको क्वेश्चन में वो बाय डिफॉल्ट SF होगा। बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, जो भी गिवन स्लिप रहेगा वो क्या रहेगा, फॉरवर्ड वाला रहेगा। तो इस ये इक्विवेलेंट सर्किट आपको ध्यान में होना चाहिए, इसके ऊपर क्वेश्चन हर एक साल छोड़ के आता ही आता है। और इस इक्विवेलेंट सर्किट से रिलेटेड ये आपका फॉरवर्ड का पूरा फॉरवर्ड फील्ड है और ये पूरा का पूरा बैकवर्ड का है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और मैंने क्वेश्चन लेक्चर नंबर बता देता हूं, मैं लेक्चर नंबर 53 जरूर देख लीजिएगा। लेक्चर नंबर 53 को पूरा देखना है आपको। और ये लेक्चर में इसमें मैंने क्वेश्चन डिस्कशन करा है, क्वेश्चन डिस्कशन किसके ऊपर, इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर। इसमें मैंने पूरा लॉसेस वगैरह निकलवाए, पूरे आपके इनपुट पावर, आउटपुट पावर, शाफ्ट पावर, टॉर्क, फॉरवर्ड टॉर्क, बैकवर्ड टॉर्क, नेट टॉर्क क्या होता है। ठीक है, सब कुछ निकलवाया है। तो यहाँ पर 53 लेक्चर को आप सिर्फ और सिर्फ देखिए, थ्योरी ध्यान में रख लीजिए और डायरेक्टली 53 लेक्चर देख लेंगे। तो उसमें जो क्वेश्चंस कराया है उससे आपको पता चल जाएगा, इस थ्योरी की सारी जितनी भी थ्योरी उसको रिलेट कर पाएंगे आप बहुत अच्छे से। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन छोड़ के मत जाएगा, सिंगल फेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है। अब चलते हैं हम लोग इनकी स्टार्टिंग मेथड की तरफ, कि किस किस तरीके से हम लोग इस मशीन को सेल्फ स्टार्टिंग बना सकते हैं। हम लोग एक्सटर्नल बना मीन लगाना पड़ेगा, कुछ भी एक्सटर्नल मीडियम लगाना पड़ेगा, उसी की वजह से हम लोग इसको स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसी वजह से हम लोगों ने कैटेगरी बना दी है कि किस किस तरीके से स्टार्ट हो सकता है, उसके बिहाफ पे अलग अलग कैटेगरी बना दी है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर। और टाइप्स ऑफ इंडक्शन मोटर में भी बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी सबके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में मैंने क्या क्या पढ़ा है। वैसे तो मैंने डिटेल डिस्कशन किया है, सबका डेरिवेशन भी बताए हैं, कौन सा न्यूमेरिकल कब करना है, सब कुछ बताया है फुल कोर्स में। बट आपको अभी रिवीजन सीरीज में क्या क्या ध्यान रखना है वो बताता हूँ, इंपॉर्टेंट गेट के हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रजिस्टर स्प्लिट फेज इंडक्शन मशीन। एक डायग्राम बना देता हूं मैं। ठीक है, रजिस्टर फर्स्ट नंबर का बता रहा हूं, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर ये होगी एक आपकी मेन वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस। ये हमारी क्या है, मेन वाइंडिंग। ये हमारा रोटर है, ये रोटर इस तरीके से स्क्रोल केज रोटर है। ठीक है, घरों में ज्यादातर स्क्रोल केज, सिंगल फेज में ज्यादातर स्क्रोल केज रोटर ही हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारा मेन वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग आ जाएगा। ये है मेन वाइंडिंग, ये है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये क्या है आपका सेंट्रीफ्यूगल स्विच, और ये मैंने इस तरीके से लगा दिया। तो यहाँ पर ये है हमारी मेन वाइंडिंग, ये हमारी सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई करंट, और ये मेन वाइंडिंग है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेन वाइंडिंग, मेन, और ये हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। अब समझते हैं, तो यहां पर ये जो रेजिस्टेंस रहता है Rm, और ये हो जाएगा JXm, M मतलब में, और ये ऑक्सिलरी का है तो Ra और JXm, ये ऑक्सिलरी का। और यहां पर जाने वाला जो करंट है वो ऑक्सिलरी करंट होगा, और यहां पे जाने वाला करंट मेन करंट होगा। इतना समझते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल स्विच। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, तो लिख लेना अपने हिसाब से सेंट्रीफ्यूगल स्विच। अब देखिए यहां पर ये जो मेन वाइंडिंग है और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का पर्पस क्या है, ये जब तक कनेक्टेड रहेगी जब तक कि वो प्रॉपर स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड नहीं करते। इसका मतलब अगर मैं इसके टॉर्क शिफ्ट कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊं तो थोड़ी देर के लिए बिना ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अगर मैं बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके से मेरा बनेगा। सिर्फ और सिर्फ अगर मेन वाइंडिंग होती, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली मेन वाइंडिंग होती तो ऐसा होता। और अगर मैंने ऑक्सिलरी वाइंडिंग लगाती है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ में इसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और अब देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनाऊंगा ये किसके हैं, ये किससे रहेगा, हमारा मेन प्लस ऑक्सिलरी दोनों। तो होगा क्या, जैसे ही मोटर स्टार्ट करेंगे यहां से S = 1 मतलब NR = 0 स्टैंड स्टिल पे,
तो शुरुआत में मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी मेन वाइंडिंग से ऑक्सिलरी वाइंडिंग पैरेलल में, ये पैरेलल में ही तो कनेक्टेड है थ्रू सेंट्रीफ्यूगल स्विच से कनेक्टेड रहेगी और स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट होगी जैसे ही 70% मतलब कि 0.7 ns जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका 70% जैसे स्पीड अचीव हो जाता है तो हम लोग ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन कर देंगे। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जैसे ही ओपन कर दिया तो तुरंत ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये मेन वाइंडिंग पे आ जाएगा और मेन वाइंडिंग को ही ये फॉलो करेगा, फॉलो करेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब ये जो ग्रीन यहां से, नॉट ग्रीन इधर भी बना दिया मैंने, तो यहां से इसके बाद से क्या रहेगा, सिंपली ये सिंपली यहां से अब हमारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ये मेन वाइंडिंग रहेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर तरीके से मैंने बताया है। अब ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच ओपन हो जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। एक बार क्वेश्चन डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर पूछ चुके हैं, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अब इसमें देखिए दो तीन चीजें होती है। थीटा अगर निकाले, थीटा एम जो निकाले वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स xm डिवाइडेड बाय r x बाय r का रेशियो थीटा एम। थीटा ए देखें, ऑक्सिलरी का देखें तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स ये हो जाएगा आपका x डिवाइडेड बाय r हो जाएगा। अब जो है इनमें चारों में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कैपेसिटर स्प्लिट फेस इंडक्शन मशीन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इसका सेकंड नंबर डाल दूंगा तो कैपेसिटर, मतलब कि अब यहाँ पे आपका कैपेसिटर भी लग जाएगा -jxc के साथ हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां पर ये फिर कैपेसिटर स्प्लिट फेस, अब अंतर क्या आ जाएगा, अंतर ये आ जाएगा सिंपली आपका कि जो यहां पर जो ZA है, ऑक्सिलरी है, वो क्या हो जाएगा आपका RA प्लस J XA माइनस XC ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ये XA माइनस XC इस तरीके से कुछ हो जाएगा। तो यहां से फिर थीटा ए निकालेंगे, अगर हम लोग थीटा ए निकालेंगे तो टेन इनवर्स ये XA माइनस XC डिवाइडेड बाय RA हो जाएगा। ये इस तरीके से थीटा ए हो जाएगा। फिर यहां से एक चीज पूछी जाती है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पूछी जाती है और यहां से क्वेश्चन आपके आते ही आते कंडीशन पूछी जाती है। और कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, कंडीशन हो जाएगी थीटा ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा एम डिवाइडेड बाय 2। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ कर देते हैं, मैक्सिमम कंडीशन, जब भी कंडीशन मैक्सिमम टॉर्क की, कंडीशन फॉर मैक्सिमम टॉर्क है ना, मैक्सिमम टॉर्क ये कंडीशन है। बहुत सारे बच्चे थीटा ए प्लस थीटा एम इक्वल टू 90 डिग्री ये लगा देते हैं। ये कब लगाना है, जब वो बोले कि थीटा और थीटा मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्वाड्रेचर में है, तब ये आपको कंडीशन लगानी है। मैक्सिमम टॉर्क पूछे तो कंडीशन आपको ये लगानी है, ये नहीं लगानी है। ठीक है, तो बाकी मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी कराए हैं, कहां गलती होती है, ये रखने में भी कई बार गलती हो जाती है, वो सब चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, कहां पे कैसे करना है आपको, तो सारी चीजें कि माइनस कॉमन कब लेना है कब नहीं लेना, पूरा पूरा क्वेश्चन के थ्रू आपको डिस्कस कराया है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा, लेक्चर नंबर 56, लास्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 56 के सारे क्वेश्चन कर जाना, ठीक है, सारे क्वेश्चन कर जाना, सिंगल फेज आपका खत्म हो जाएगा। परमानेंट कैपेसिटर जो होता है हमारा, ये कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एफिशिएंसी वगैरह डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। परमानेंट कैपेसिटर आपके जो डोमेस्टिक में घर में जो पंखा होता है वो ये परमानेंट कैपेसिटर वाला ही होता है। ऐसा यहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये जो सेकंड वाला है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने सारे के सारे यहाँ पे करवाए लेक्चर नंबर 56। मतलब कुल मिला के सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में 2 ही लेक्चर आपको अच्छे से करके जाना है। कौन सा लेक्चर, लेक्चर नंबर 53 पढ़ लेना, तो जिसमें इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर क्वेश्चंस आ जाएंगे, और लेक्चर नंबर 56 पढ़ लेना जिसमें टाइप्स ऑफ इंडक्शन मशीन के ऊपर क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करके चले जाइए सिंगल फेज इंडक्शन मशीन में, आपका पूरा इंडक्शन मशीन फिनिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका सिंगल फेज और 3 फेज और कंप्लीट इंडक्शन मशीन का रिवीजन सीरीज यहाँ पे फिनिश होता है।
अब जल्दी जल्दी देख लीजिए, जहां जहां पे आपको जिस टॉपिक में मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो वाकई उसमें आपको थोड़ा स्ट्रगल फील कर रहे हैं, तो आप फुल कोर्स में जाइए और उसके अंदर आप वो लेक्चर देख लीजिए ताकि जल्दी से जल्दी उसको रेक्टिफाई कर पाए आप। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग सिंक्रोनस मशीन के साथ और उसको भी बहुत ही बेहतर तरीके से एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिवीजन करेंगे। ये जो रिवीजन सीरीज है बहुत सारे बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, जिन और खासकर वो लोग जो ऑलरेडी जी सेंट्रिक के पेड यूजर है वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा समंदर जैसा लेक्चर्स अटेंड किया है, तो अब उनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब इनको सारी चीजें मिल रही है तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आप भी जो लोग पेड यूजर नहीं है तो मंथली सब्सक्रिप्शन लेके सारा एंजॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर से मिलेंगे हम लोग सिंक्रोनस मशीन के साथ।